आज बात करते हैं रेने डेकार्ट की। रेने डेकार्ट आज तक फ्रांस में पैदा होने वाला सबसे बड़ा फिलोसोफर है। आज तक उससे बड़ा फिलोसोफर पैदा नहीं हुआ। 17वीं सदी को रेने डेकार्ट की सदी कहा जाता है। रेने डेकार्ट की फिलॉसफी शायद अब इतनी रेलेवेंट नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुकी है। उसकी फिजिक्स भी अब तकरीबन आउटडेटेड हो चुकी है, बल्कि बिल्कुल ही आउटडेटेड हो चुकी है। न्यूटन ने बर्बाद कर दी रेने डेकार्ट की फिजिक्स। लेकिन हाँ, उसकी ज्योमेट्री आज भी रेलेवेंट है। उसने जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मिलाप किया और फिर ज्योमेट्री और फिजिक्स का मिलाप किया। जब मैथमेटिक्स और फिजिक्स मिले ना तो दुनिया ही चेंज हो गई ना फिर तो कहने की बात यह है कि फिलॉसफी इसकी रेलेवेंट नहीं है इतनी, फिजिक्स इसकी इतनी रेलेवेंट नहीं है, ज्योमेट्री रेलेवेंट है लेकिन हम ये ज्योमेट्री का चैनल तो नहीं है। कहने की बात यह है कि जब हम किसी बड़े फिलोसोफर को पढ़ते हैं ना तो हम उसके आंसर्स के लिए नहीं पढ़ते। हमारी अप्रोच ही यह नहीं है कि हम उसके आंसर्स पढ़ें। हमारी अप्रोच ये है कि हम देखना चाहते हैं कि उसने क्या सोचा, उसने किस तरह से फ्रेमवर्क चेंज किया, उसने क्या नई सोच दी। देखे ना, अरस्तु के सारे जवाब अब गलत हो चुके हैं। हम अरस्तु को उसके जवाबों के लिए तो नहीं पढ़ते। इतना ही गलतियां हैं कि आप हंसेंगे अरस्तु की फिजिक्स पढ़ के, अरस्तु की और जो बायोलॉजी में उसने काम किया है, आप हंसी आती है कि यार ये क्या सोचते थे ये लोग। प्लेटो के काम में बहुत गलतियां हैं, साइंस ने गलत प्रूफ किया। बल्कि जो प्री सोक्रेटिक्स थे आप उनको पढ़ें, आपको हंसी आती कि यार ये लोग तो तुक्के मार रहे थे बेचारे। लेकिन हम उनको उनके जवाबों के लिए नहीं पढ़ते, हम उनको उनके सवालों के लिए पढ़ते। ये प्री सोक्रेटिक्स जो थे ये पहले लोग थे जिन्होंने सोचना, सेकुलर तरीके से दुनिया पर गौर करना शुरू किया। पहले लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि यार ये बिजली क्यों कड़क रही है, छोड़ दो एक मिनट खुदाओं को, वैसे समझ एक्सप्लेन करो कि ये क्यों कड़क रही है बगैर खुदा के। यानी कितने बड़े लोग होंगे जिन्होंने पहली दफा ऐसा सोचा। तो हम फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं उनके सवालों के लिए, जवाबों के लिए नहीं पढ़ते। इसी तरह डेकार्ट के सारे जवाब इररिलेवेंट हो गए, इसके सवाल रेलेवेंट हैं, इसका फ्रेमवर्क रेलेवेंट है। यानी कि आपको बताऊं, रेने डेकार्ट ने चर्च पर इतना बड़ा हमला किया। 2005 में पोप जॉन पॉल II से पूछा गया कि ये जो वेस्टर्न सोसाइटी है इसमें ये जो डिके आया, ये जो, ठीक है मॉडर्निटी के बहुत सारे फायदे भी हुए लेकिन नुकसान भी हुए। लोग इंडिविजुअलिज्म हो गया, ग्रीडी हो गए, फैमिली वैल्यूज तबाह हो गई, अजीब बहुत कुछ जंगें, टोटलिटेरियनिज्म और पता नहीं क्या क्या। इतनी तेजी से जो सोसाइटी चेंज हुई है, अव्वल तो यह कि सोसाइटी इतनी तेजी से चेंज नहीं होनी चाहिए। खैर, तो पोप जॉन पॉल II से पूछा गया कि ये सब जो कुछ हुआ पिछले 200-300 सालों में ये कैसे हुआ, यानी आप क्या समझते हैं कि ये मामला कैसे यहां तक पहुंचा। पोप जॉन पॉल II बड़े बड़े पोप थे, हर पोप बराबर नहीं होता, वो बड़ा पोप था। 2005 में उसके इंतकाल हुआ और 2005 ही में कोई उससे ये इंटरव्यू कर रहा था जिसका जवाब उसने दिया कि वेस्टर्न सोसाइटी का डिके शुरू हुआ है रेने डेकार्ट से, जिसने ये कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। उस शख्स ने सबको इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस दे दी, उस शख्स ने सबसे पहले आई को ले आया। यानी रेने डेकार्ट ने किस तरह से इंसान को सब्जेक्ट बनाया इस दुनिया में, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये बहुत बड़ी शिफ्ट थी। पहले इंसान अपने आप को ऑब्जेक्ट समझता था कि भाई खुदा सब्जेक्ट है, हम सारे जानवर और ये हम सारे ऑब्जेक्ट हैं। रेने डेकार्ट ने इंसान को सब्जेक्ट बनाया कि हम इस दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंज पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पोप जॉन पॉल II ने 2005 में बोला वेस्टर्न सोसाइटी की रॉटिंग, उसने लफ्ज यूज किया, रॉटिंग शुरू हुई है रेने डेकार्ट से। तो कितना बड़ा हमला किया होगा रेने डेकार्ट ने चर्च पे 17th सेंचुरी में, कि 21st सेंचुरी में पोप कह रहा है कि डेकार्ट से गन शुरू हुई थी। तो इतना बड़ा आदमी था रेने डेकार्ट। देखिए साहब, 17वीं सदी है, 17th सेंचुरी तक आपको पता है अरस्तु छाया हुआ है। चर्च ने 12वीं सदी में अरस्तु को अडॉप्ट किया था। अरस्तु हर मदरसे में पढ़ाया जाता है, सारा एजुकेशन सिस्टम चर्च के हाथ में है। और चर्च नेचुरल फिलॉसफी पढ़ाता है एरिस्टोटल की, चर्च फिलॉसफी पढ़ाता है एरिस्टोटल की, चर्च थियोलॉजी पढ़ाता है एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल छाया हुआ था 17th सेंचुरी तक, ठीक है, यूरोप पर। चर्च ने कब अडॉप्ट किया था एरिस्टोटल को? 12वीं-13वीं सदी में। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक अरस्तु छाया हुआ था। असम्पशन यह थी कि अरस्तु इज राइट,
असम्पशन ये थी कि अरस्तु इज इनफेलिबल, अरस्तु गलती नहीं कर सकता, अरस्तु की बात के खिलाफ बात करना जुर्म था। तो तो अरस्तु छाया हुआ था। अच्छा, अब आप, अच्छा मुझसे एक साइड नोट यार, असल में बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं जवाब दे दूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं फिलॉसफी पढ़ना कहां से शुरू करें। मैं कमेंट्स में इस सवाल का जवाब लिख लिख के थक गया हूं, इसलिए वीडियो में बता देता हूं। भाई मैं तो सबको ये बोलता हूं कि ग्रीक से शुरू करें, फिलॉसफी पढ़ना ग्रीक से शुरू करें। और ग्रीक्स में दो ही फिलॉसफर हैं यार मेन, एक प्लेटो, एक एरिस्टोटल। बस आपने, लेकिन इन पे टाइम लगाना है, कम से कम 1 साल लगाना है प्लेटो पर। और प्लेटो के कितने डायलॉग्स होंगे यार? 10 डायलॉग्स होंगे हार्डली। कौन कौन से होंगे यार? रिपब्लिक मेन है, अपोलॉजी मेन है, मीनो है, क्राइटो है, यूथिफ्रो है। एक सेकंड दें यार, बस 10-8 डायलॉग्स हैं इसके यार, ये पढ़ लो। थिएटिटस है, हाँ, सिंपोजियम है, हाँ, लॉज है, लॉज इंपॉर्टेंट है, गोर्गियाज इंपॉर्टेंट है, परमेनिडीज इंपॉर्टेंट है, फेडरस इंपॉर्टेंट है, फेडो इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके 10, प्रोटैगोरस भी पढ़ने, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये इसके 10 डायलॉग्स हैं भाई, प्लेटो के ये 10 डायलॉग्स हैं। आप आराम आराम से पढ़ें, 1 साल दें कम से कम प्लेटो को। भाई ये प्लेटो जो है ना, इसका नाम खड़े होकर लेना चाहिए। प्लेटो इतनी बड़ी चीज, आप कहीं से भी सोचना शुरू कर दो। आजकल मैं प्लोटाइनस को पढ़ रहा हूं, वो जो नियो प्लेटोनिक, जो क्या बोलते हैं उसको, वहदतुल वजूद। प्लेटो के फलसफे में से ना बहुत सारे फलसफे निकले थे, जैसे स्टोइसिज्म है, जैसे स्केप्टिसिज्म है, जैसे और भी 2-3 फिलॉसफीज। इसी तरह एक फिलॉसफी प्लेटो के फलसफे में से निकली थी, नियो प्लेटोनिज्म, जिसको ये तसव्वुफ बोलते हैं ना, ये सूफी वगैरह है ना, वहदतुल वजूद, उसका बानी था प्लोटाइनस। तो उसको पढ़ रहा हूं आजकल, उसकी किताब है एनियाड। तो आप हैरान होते हो यार प्लेटो को पढ़ के कि कौन सा सब्जेक्ट है जो इस आदमी ने नहीं टच किया। मतलब सोचना कहीं से भी शुरू कर दो, प्लेटो पे पहुंचोगे। अच्छा ठीक है, तो मैं कहना यह चाह रहा हूं, जो लोग मुझसे पूछते हैं फिलॉसफी पढ़ना कहां से शुरू करें, भाई आप 1 साल लगाकर प्लेटो पढ़ें और फिर 2 साल लगा के एरिस्टोटल को पढ़ें। आप अगर एरिस्टोटल को नहीं पढ़ेंगे, आप आगे फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते। 2000 साल में सबसे ज्यादा फलसफा एरिस्टोटल पे हुआ है। भाई आप स्पिनोजा को नहीं पढ़ सकते अगर आपने एरिस्टोटल को नहीं पढ़ा। नहीं, आप यार बहुत सारे फिलोसोफर्स या तो प्लेटोनिक होते हैं या एरिस्टोटेलियन होते हैं। जैसे कांट प्लेटोनिक था, हेगल एरिस्टोटेलियन था। देखिए प्लेटो और एरिस्टोटल में ना वो ट्रांसेंडेंस और एमिनेंस का फर्क है। ट्रांसेंडेंस कहते हैं कि इस कायनात की जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो खुदा है ना, वो टाइम और स्पेस से बाहर है। प्लेटो ट्रांसेंडेंस का फिलोसफर था, एरिस्टोटल एमिनेंस का फिलोसफर था कि इस कायनात की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस कायनात में ही है, जो खुदा है वो कायनात के अंदर ही है। समझ रहे? और एरिस्टोटल की कितनी किताबें होंगी यार, मेरा ख्याल है 10 होंगी हार्डली। वो रखिए ऊपर, ये मेरा ख्याल है आप निकोमेकियन एथिक्स पढ़ लें, सोल पढ़ लें, कैटेगरीज पढ़ लें। अब देखो नाम, पोस्टीरियर एनालिटिक्स पढ़ लें, पॉलिटिक्स पढ़ लें, पोइटिक्स पढ़ लें। नाम याद नहीं आ रहे। 8 किताबें होंगी यार एरिस्टोटल की, लेकिन एरिस्टोटल मुश्किल है, उस पर आपको 2 साल लगाने होंगे। 1 साल प्लेटो, 2 साल एरिस्टोटल। अगर आपने ये काम कर लिया ना भाई, आगे आने वाली सारी फिलॉसफी आसान हो जाएगी। क्योंकि भाई डेकार्ट है, डेकार्ट, ये बात याद रखिएगा, डेकार्ट प्लेटोनिक था, लेकिन इसने फिलॉसफी लिखी है एरिस्टोटल के अंदाज में, क्योंकि एरिस्टोटल की लैंग्वेज यूज करके ये एरिस्टोटल का रद्द कर रहा था। ठीक है, तो 2 फिलोसफर्स आपको पढ़ने हैं। प्लेटो 1 साल लगाए पूरा, 10-12 डायलॉग्स हैं यार, और एरिस्टोटल 10 किताबें होंगी यार, इसकी 10 किताबें पढ़ लें, 2 साल लगाए एरिस्टोटल पर, आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। आपको हर फिलोसफर या प्लेटोनिक होता है या एरिस्टोटेलियन होता है। जैसे हेगल था,
हेगल एरिस्टोटेलियन था भाई। हेगल, यार आपको एक बात बताऊं, हेगल के लिए ना प्लेटो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यार कितनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं, प्लेटो एग्जिस्ट ही नहीं करता हेगल के लिए। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। प्लेटो की, हेगल की ना 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज थी। हेगल की 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज थी, सुकरात, जीसस क्राइस्ट और एंटिगनी। हालांकि एंटिगनी तो एक कैरेक्टर था एक ड्रामे में, सोफोक्लीज के एक ड्रामे में, लेकिन बस उसको पसंद, वो डरीडा बोलता है कि हेगल की वाइट फेटिश थी एंटिगनी। हेगल इतना बड़ा एरिस्टोटेलियन था कि उसके लिए प्लेटो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। हेगल, भाई हेगल जो था ना, अभी मैंने पिछले दिनों हेगल की एक बुक पढ़ी, एक एक मिनट दीजिएगा, ये हेगल की एक बुक है, द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए हेगल की फिनोमिनोलॉजी तो सबको पता ही है, मैंने पढ़ी हुई है। मैं ये कभी भी दावा नहीं करूंगा कि मुझे 100% समझ में आ गई, लेकिन बहुत हद तक समझ में आ गई। हेगल की लॉजिक मुझे बस पढ़ ली है मैंने, मुझे समझ में नहीं आई है, लेकिन एक आइडिया सा हो गया कि क्या कहना चाह रहा है। हेगल की फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री मैंने पढ़ी हुई है, वो बड़ी जबरदस्त बुक है, आसान बुक है, लेक्चर्स पर बनाई हुई बुक है। तो ये बुक्स तो हेगल की मशहूर हैं, लेकिन ये जो स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी है, ये मैंने पढ़ी नहीं थी, मुझे किसी दोस्त ने रेकमेंड करी। यार इस बुक में हेगल ने हजरत इब्राहिम के साथ जो किया है ना, मतलब आखिरी कर दिया यार। उस ये हेगल देखिए, ये जो क्रिश्चियंस है ना, उनके हजरत ईसा से जो पहले के प्रॉफिट्स हैं, उनके बारे में एक डिफरेंट ओपिनियन है। उनको जन्नत में भी नहीं डाला दांते ने, उनको दांते ने जो डिवाइन कॉमेडी लिखी उनको उसमें डाला, क्या लिम्बो लिम्बो में डाला। तो हेगल ने इस बुक में हजरत इब्राहिम के साथ जो किया है ना, उनको दुनिया का सबसे घटिया आदमी बना के पेश किया है। यानी यार असल में वो जो पुराना मसला है ना, लॉ और ग्रेस का, ये क्रिश्चियंस और यहूदियों का पुराना मसला है, क्योंकि यहूदी चलते हैं लॉ पे। भाई एक औरत ने चोरी करी है, इसके हाथ काट दो। हजरत ईसा ने कहा भाई क्यों काट दो, देख तो लो बेचारी के 4 बच्चे हैं, उसके पास खाने को नहीं है उसने। तो ये लॉ और ग्रेस का पुराना मसला है ईसाइयों का, और कि जन्नत लॉ पे मिलेगी, मिलनी चाहिए, या ग्रेस पर मिलनी चाहिए, क्योंकि हजरत सेंट पॉल ने शरीयत कैंसिल कर दी थी ना। तो ये पुराना मसला है। तो भाई हेगल ने इस बुक में जो किया है ना हजरत इब्राहिम के साथ, बहुत ही अजीब किया है। अच्छा, कहना ये चाह रहा हूं, लोग मुझसे पूछते हैं फिलॉसफी पढ़ना कहां से शुरू करें, ग्रीक से शुरू करें। फिलॉसफी की तारीख में ना 2 ओरिजिनल तहरीकें चली हैं पिछले 2500 साल की तारीख में। पहली तहरीक थी ग्रीक्स की, दूसरी तहरीक थी जर्मन आइडियलिज्म। फिलॉसफी में बस ये 2 ओरिजिनल तहरीकें थी, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। मैं सॉरी, मैं इंडियन फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां से तो सब शुरू हुआ था, उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। वेस्टर्न फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। पहली ओरिजिनल तहरीक थी ग्रीक्स की, ओरिजिनल थिंकर से वो, और दूसरी ओरिजिनल थी जर्मन आइडियलिज्म। बाकी सब कॉपी पेस्ट है भाई। तो बात समझ रहे हैं? जो लोग मुझसे पूछते हैं फिलॉसफी पढ़ना कहां से शुरू करें, 1 साल प्लेटो को पढ़ें, 2 साल एरिस्टोटल को पढ़ें, ये बेस बना ली तो सब आसान हो जाएगा। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं उर्दू में पढ़ें कि इंग्लिश में पढ़ें। देखिए, जो चीज आपको अपनी मदर टंग में समझ में आएगी ना, वो तो आपको इंग्लिश में कभी भी नहीं आ सकती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी फिलॉसफी की बुक्स उर्दू में नहीं है, तो उसकी वजह से अब मजबूरी यह है कि इंग्लिश में ही शुरू करें, क्योंकि आगे जाके ताकि फिर मसला ना हो ना। अगर तो हर चीज उर्दू में होती, मेरा वैसे इरादा है कि अगर मैं ये सब मामला चल पड़ा तो फिर मैं बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट कर दूंगा, एक ट्रांसलेशन सेंटर खोलूंगा कि सारा नया माल जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करूं। लेकिन उसके लिए फंड्स चाहिए होंगे, वो देख लेंगे बाद में। तो अभी तो नहीं है बुक्स, सारी बुक्स उर्दू में नहीं है, और हैं भी तो वो इतनी मुश्किल वाली उर्दू में है कि वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश ही में पढ़ लें, फिर मजबूरी है। ठीक है भाई, जो लोग मुझसे पूछते हैं फिलॉसफी पढ़ना कहां से शुरू करें, फिलॉसफी पढ़ना ग्रीक से शुरू करें। 1 साल लगाएं प्लेटो पर, 2 साल लगाएं एरिस्टोटल पर। इसलिए नहीं कि उनके जवाबात रेलिवेंट हैं, इसलिए कि उन्होंने सोचा अबे हमारे पाकिस्तान में आज भी यूट्यूब पर बैठ के लोग ओकेजनलिज्म डिस्कस कर रहे हैं।
इतना पीछे देखते हैं हम लोग, इतना पीछे देख रहे हो यार। ओकेजनलिज्म डिस्कस कर रहे हो, ओकेजनल 21वीं सदी चल रही है यार। अरे इमाम गजाली ने कहा था, और भाई हम फलसफियों के जवाब तो भाई आपने आगे देखना है कि पीछे देखना है? आप ओकेजनलिज्म डिस्कस कर रहे हो, आप सेकेंडरी कॉजैलिटी डिस्कस कर रहे हो यार। 21वीं सदी चल रही है भाई। मसला यह है कि जब आप पूरा उन लोगों से बहस करेंगे ना जो पीछे देखते हैं, वो आपको अपने लेवल पे ले जाए, वो 700 साल पीछे ले जाएंगे। वो आपसे कॉजैलिटी डिस्कस, अबे कॉजैलिटी को तो बर्बाद कर गया ना डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने आपको बोला ना कि ये कांस्टेंट कंजंक्शन है, इफेक्ट जो है वो अपने, ओह माय गॉड, जो इफेक्ट है ना वो अपने कॉज को इंटेलिजिबल नहीं बनाता। दिन की वजह से रात नहीं होती, बस दिन के बाद रात आती है, लेकिन दिन रात को डिफाइन नहीं करता। वो हम आज भी ओकेजनलिज्म डिस्कस कर रहे हैं, हम आज भी हमारे इंटेलेक्चुअल टीवी पे बैठ के सोच रहे होते हैं यार कायदे आजम क्या चाहते थे। ओ भाई कायदे आजम, भाई वो अपने जमाने में जो बेहतर होता होगा उन्होंने चाहा होगा। आज हम ये थोड़ी सोचेंगे कि वो क्या चाहते थे यार, हम तो आगे देखेंगे ना आज के हिसाब से हमें क्या करना है। ऐसे पीछे देखने की आदत ही खत्म नहीं हो रही हमारी। भाई उन्होंने अपने दौर में जो बेहतर होगा वो चाहा होगा, लेकिन हम पीछे देख के थोड़ी जिएंगे। ओकेजनलिज्म डिस्कस कर रहे हो यार 21वीं सदी में यार। अच्छा जी, जो लोग पूछते हैं फिलॉसफी पढ़ना कहां से शुरू करें, ग्रीक से शुरू करें, लेकिन उनके जवाबों के लिए नहीं, उनके सवालों के लिए। ठीक है, प्लेटो को पढ़ें, डिवाइन प्लेटो का नाम खड़े होकर लेना चाहिए। प्लेटो को पढ़ें 1 साल, एरिस्टोटल को पढ़ें 2 साल, आपकी बेस बन जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए जो मुझसे पूछते हैं कि कहां से पढ़ना शुरू करें। ठीक है जनाब, डेकार्ट पे दोबारा आते हैं। 17वीं सदी है, 11वीं सदी में चर्च ने एरिस्टोटल को अडॉप्ट किया था। ठीक है, किया था कि नहीं किया था? किया था। अच्छा, अब ये एक साइड नोट दे दूं यार, अब देखें ये बात बताऊंगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये साइड नोट बहुत जरूरी है। क्रिश्चियनिटी शुरू हुई थी प्लेटो से, ठीक है ना। तीसरी सदी में जब रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी कबूल करी है, तो इनके सबसे बड़े चर्च फादर थे सेंट ऑगस्टीन, जो एक प्लेटोनिस्ट थे। उन्होंने जब ग्रीक फिलॉसफी और क्रिश्चियनिटी को मिलाया तो प्लेटो पर मिलाया। क्रिश्चियनिटी खड़ी थी प्लेटो पर, इसको बोलते हैं, बल्कि नीचा का एक जुमला याद आ गया। नीचा ने कहा था क्रिश्चियनिटी इज द प्लेटोनिज्म फॉर द मासेस। क्रिश्चियनिटी अफलातूनियत है, क्रिश्चियनिटी खड़ी थी अफलातून पर। 1000 साल तक क्रिश्चियनिटी खड़ी रही अफलातून पर। फिर 12वीं 13वीं सदी में जब अरस्तु का माल सामने आया, जो उसका खजाना निकला, सबसे पहले मुसलमानों के पास आया, मुसलमानों ने ट्रांसलेट किया अरेबिक में, उस पर कमेंट्रीज लिखी, इब्ने रुश्द ने कमेंट्री लिखी। इब्ने रुश्द की कमेंट्री फ्रांस में बैन हो गई। आज कैथोलिक चर्च इब्ने रुश्द को सर पे बिठाता है, लेकिन पहले बैन कर दिया था। खैर, फिर वहां पर एक सेंट आए, तो 1000 साल तक प्लेटो पे खड़ी रही। फिर अरस्तु का काम सामने आया और क्रिश्चियनिटी ने मारी अफलातून को लात और अपना नया अबू बना लिया एरिस्टोटल को। ऐसा ही हुआ ना। चलो मैं इसका बताऊं क्यों किया, ऐसा क्यों किया। चलो मैं नहीं बताता हूं, आप सोचो क्यों किया। गूगल करो, वो लोग जो चैट जीपीटी वगैरह करते हैं ना, करो। ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट था दुनिया का। ये पिछले 1000 साल में दुनिया का सबसे बड़ा वाकया था, ये मैं बोल रहा हूं। अभी तो मैं छोटा सा यूट्यूबर हूं ना, लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात। ये इंसानी वेस्ट 1000 साल का सबसे बड़ा वाकया था कि अफलातून को कराई लात और अरिस्टोटल को अबू बना लिया, और फिर अरस्तु के फलसफे पर अपना थियोलॉजी को बिठा लिया। 1000 साल तक प्लेटो पे चलते रहे, और फिर 12वीं 13वीं सदी में अफलातून को लात मारी और अरस्तु को अपना नया लीडर बना लिया, और फिर अपनी सारे नॉलेज का बेस एरिस्टोटल को बना लिया। तो मेरा सवाल आपसे यह पैदा होता है कि क्यों अफलातून को साइड पे कराया, सेंट ऑगस्टीन को साइड पे कराया, और 12वीं 13वीं सदी में एरिस्टोटल को अडॉप्ट कर लिया और सेंट थॉमस एक्वाइनस को अडॉप्ट कर लिया। अरस्तु के फलसफे को क्रिश्चियनाइज कर लिया। देखिए अरस्तु का काम जब सामने आया ना 12वीं सदी में, ज्यूज ने भी यही किया। ज्यूज में 2 ग्रुप्स बन गए, प्रो एरिस्टोटल, एंटी एरिस्टोटल। मुसलमानों में भी 2 ग्रुप बन गए, प्रो एरिस्टोटल, एंटी एरिस्टोटल। क्रिश्चियंस में भी 2 ग्रुप बन गए, प्रो एरिस्टोटल, एंटी एरिस्टोटल। क्रिश्चियनिटी में प्रो एरिस्टोटल ग्रुप जीत गया, मुसलमानों में एंटी एरिस्टोटल ग्रुप जीत गया, गजाली वगैरह जीत गए।
तो मेरा सवाल सिर्फ यह है कि चर्च ने क्यों प्लेटो को साइड पे किया, जिस पर 1000 साल से खड़ा था, और अरस्तु को अपना नया लीडर बना लिया, और अरस्तु के फ्रेमवर्क को अपनी नॉलेज के, अपने एजुकेशन के, फिलॉसफी के, नेचुरल साइंस के, हर चीज का बेस बना लिया? क्यों? ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। मेरे हिसाब से दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा वाकया है। अगर अरस्तु को एडॉप्ट ना करता चर्च, तो ये मॉडर्निटी नहीं आती, अभी तक डार्क एजेस चल रहे होते, क्योंकि प्लेटो है ट्रांसेंडेंस, टाइम और स्पेस से बाहर। अरस्तु दुनिया में ले आया हमको। चर्च अगर अरस्तु को अडॉप्ट नहीं करता, बहुत कुछ नहीं होता, मॉडर्निटी नहीं आती। तो क्यों चर्च ने इसलिए अडॉप्ट नहीं किया था कि मॉडर्निटी लाए, चर्च ने किसी और वजह से किया था, वो वजह आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम और स्पेस, कुछ लोग, मुझे ना, जब मैं कभी सोचता हूं, मुझे टाइम इतना पजल नहीं करता जितना स्पेस पजल करती है। ये स्पेस क्या है यार? ये स्पेस क्या है भाई? ये स्पेस क्या है? यानी ये स्पेस, जब फिजिसिस्ट कहते हैं कि ये स्पेस एक्सपैंड कर रही है, भाई कहां कर रही है? और अपनी एक्सपेंशन में एक्सेलरेट कर रही है भाई, तो ये कहां एक्सपैंड कर रही है? जहां एक्सपैंड कर रही है वहां पहले क्या था? यानी जहां ये स्पेस खत्म होती है वहां क्या शुरू होता है? कभी कभी लगता है कांट सही बोल कर गया है कि स्पेस ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, सिर्फ हमारे माइंड में है। ठीक है जनाब, तो ठीक है, हम हैं 17वीं सेंचुरी में। अच्छा, अब अरस्तु के खिलाफ आवाजें आना शुरू हो गई हैं। थॉमस हॉब्स ने इंग्लैंड में अरस्तु के खिलाफ लिखा कि यार खत्म कर दो, अरस्तु से निकलो, जान छुड़ाओ यार, मतलब सब इसका काम अब गलत साबित हो रहा है। गैलीलियो ने गलत साबित किया, कोपरनिकस ने इसकी फिजिक्स गलत साबित करी। अरस्तु ने कहा था ना, दो दुनियाएं हैं, ये टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड है, वो सेलेस्टियल वर्ल्ड है, यहां रूल्स अलग हैं, वहां रूल्स अलग हैं। अरस्तु ने कहा था दुनिया बीच में है, और चीजें जब प्रोग्रेस करना शुरू करी, अरिस्टोटल की चीजें गलत होना शुरू हुई। तो अरस्तु के खिलाफ 17वीं सेंचुरी में आवाजें आना शुरू हो गई थी। थॉमस हॉब्स ने लिखा, फ्रांसिस बेकन ने लिखा कि यार जान छुड़ाओ डिडक्शन से, यार इंडक्टिव रीजनिंग शुरू करो भाई, प्रैक्टिकल करना शुरू करो, डेटा जमा करो, प्रैक्टिकल सेंटर्स खोलो। साइंस तो एक्सपेरिमेंट्स का नाम है, आप एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करो, हवाई बातें, अरस्तु से निकलो भाई। लॉजिक से क्या होता है भाई? लॉजिक, शोपेनहावर कहा करता था कि लॉजिक से तो सिर्फ फिलोसोफर्स के घर का किचन चलता है। डेकार्ट ने भी यही कहा कि लॉजिक से क्या होता है यार? लॉजिक से तो, अबे लॉजिक से तो हम कोई नया ट्रूथ थोड़ी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कर सकते तो 1000 साल में क्यों नहीं किया? तो 17वीं सदी में अरस्तु के खिलाफ आवाजें आना शुरू हो गई, और इत्तेफाक से 17वीं सेंचुरी तक यूरोप बर्बाद हो चुका था। यानी प्रोटेस्टेंट रेफॉर्म, चर्च का कंट्रोल लूज हो रहा था, समझ? यानी प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन चल रही थी, काउंटर रेफॉर्मेशन चल रही थी, 30 इयर्स वॉर चल रही थी, पूरे यूरोप में आग लगी हुई थी। तो चर्च का जो कंट्रोल था वो हल्के हल्के लूज हो रहा था। ये नए नए मुल्क आजाद हो रहे थे, इंग्लैंड ने चर्च से जान छुड़ा ली, और दूसरे मुल्कों ने चर्च से जान छुड़ाना शुरू करी, थोड़ी थोड़ी आजादी आना शुरू हुई। तो इसलिए 17वीं सेंचुरी तक आते आते लोगों ने अरस्तु के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन मसला यह था, कोई नया फ्रेमवर्क देने को तैयार नहीं था। भाई बोलना तो आसान काम है ना, कि भाई किसी चीज के खिलाफ भी बोलना कि भाई ये गलत है, ये गलत है, अपना फ्रेमवर्क तो लाओ। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने किया ना, उनको वजीर आजम तो बना दिया फौज ने, उनको खुली छुट्टी दी कि आप गालियां दें सबको। उन्होंने 10 साल गालियां दी, चोर 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 चोर। फिर जब उनको वजीर आजम बनाया, उनको पता ही था क्या करना है, फिर वही चोर चोर करे जा रहे हैं। अबे भाई अब थोड़ी। तो इसी तरह 17वीं सदी में ये तो ठीक है कि अरस्तु के खिलाफ सब बोल रहे थे, लेकिन कोई फ्रेमवर्क देने को तैयार नहीं था। तो रेने डेकार्ट वो फिलोसोफर था जिसने एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क पुट फॉरवर्ड किया। उसने कहा सिलोजिज्म्स के रट्टे ना लगाओ, अरस्तु के रट्टे ना लगाओ, अरस्तु को फ्रेमवर्क को साइड पे करो। इसके फ्रेमवर्क में अगर दम होता तो अब तक हम कुछ रियलिटीज को आइडेंटिफाई कर चुके होते, कुछ सर्टेनिटीज को आइडेंटिफाई कर चुके होते, कुछ ट्रूथ्स को आइडेंटिफाई कर चुके होते। हम नहीं कर सके, अब इसके फ्रेमवर्क को साइड पे कर दो, अब मैं अपना नया फ्रेमवर्क दूंगा। तो रेने डेकार्ट आज भी मॉडर्न फिलॉसफी का फाउंडर माना जाता है, क्योंकि इसने अपना एक नया फ्रेमवर्क दिया जिसने एरिस्टोटल के फ्रेमवर्क को साइड पे किया। इसलिए यह मॉडर्न फिलॉसफी का बानी माना जाता है। मैं देख लूं यार कोई और मैंने पॉइंट जो लिखा हो जो मिस हो गया हो। अच्छा, यह भी हॉलैंड में बहुत अरसे रहा। हॉलैंड उस जमाने में भाई बहुत सारों को हॉलैंड ने बचाया है। थॉमस हॉब्स की किताबें हॉलैंड में प्रिंट हुई हैं,
जॉन लॉक 5 साल हॉलैंड में रहा है, स्पिनोजा हॉलैंड में रहा है, डेकार्ट हॉलैंड में। हॉलैंड का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हॉलैंड ना पहली सी गोइंग नेशन थी, ट्रेडर्स थे, ये ट्रेडर्स पहले ट्रेडर्स थे। तो वहां पर डेकार्ट ने किताब में लिखा, मैं पढ़ रहा था, यार आप दुकान से कुछ खरीदो तो दुकानदार पूछता ही नहीं है कि आप कैथोलिक हो कि प्रोटेस्टेंट हो। कह रहा है ये लोगों को मजहब का इतना है ही नहीं। फ्रांस में जाओ तो हर आदमी मजहब मजहब। तो हॉलैंड में ये रहा 20 साल हॉलैंड में, वैसे ऐसे ट्रेवलिंग भी बहुत की, लेकिन ये हॉलैंड में भी रहा। तो वही बातें हैं कि जी 17वीं सदी में जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, जंगें चल रही थी, कोपरनिकस ने अरस्तु को गलत साबित किया, गैलीलियो ने अरस्तु को गलत साबित किया, फ्रांसिस बेकन ने बोला। अच्छा जी, एक और जो बहुत बड़ी एडवांसमेंट हुई वो मैथमेटिक्स में हुई। अलजिब्रा और ज्योमेट्री मिल गए, ज्योमेट्री और फिजिक्स मिल गए। और जब ज्योमेट्री और फिजिक्स मिले हैं भाई, तो फिर तो पढ़े लिखों की लैंग्वेज मैथ्स हो गई। उस जमाने के जितने फिलोसफर्स थे ना, स्पिनोजा मैथमेटिशियन था, लाइबनिट्ज मैथमेटिशियन था, इसी तरह ये भी रेने डेकार्ट भी मैथमेटिशियन था। तो मैथ्स वाज द न्यू लैंग्वेज। बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी, खासतौर पर फिजिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में। तो भाई ये डेकार्ट की बड़ी बात यह है कि ये पहला फिलोसफर था जिसने एक पूरा फ्रेमवर्क दिया, आई थिंक देयरफॉर आई एम, सोचने का एक नया तरीका दिया, जिसने एरिस्टोटल के तरीके को साइड पे किया। इसने यानी कि जो मदर से जो स्कॉलेस्टिसिज्म थी ना, यानी जो चर्च ने जो कहा हुआ था ना कि अरस्तु की बात के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, तो लोग बातें तो कर रहे थे, लेकिन इसने पूरा सिस्टम दिया जिसने अरस्तु के सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लोगों ने डेकार्ट के सिस्टम को पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत रेजिस्टेंस भी हुई, इसकी बुक्स को इंडेक्स पे डाल दिया, कैथोलिक्स ने भी, प्रोटेस्टेंट्स ने भी, लेकिन हल्के 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 यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाना शुरू किया, पूरे यूरोप की यूनिवर्सिटीज में, इवेंचुअली पूरे यूरोप की यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाना शुरू किया। और इसने रैशनलिज्म की बुनियाद डाली, अकल पसंदी की बुनियाद डाली। इसने सारे क्रिश्चियन डॉगमास को रैशनली प्रूव किया। इसने कहा कि मैं रैशनली प्रूव करता हूं कि खुदा है, अकल पहले खुदा बाद में। इसने ये नहीं कहा कि खुदा है मान लो बस, नहीं, रैशनली प्रूव किया। वो प्रूफ बहुत ही बेकार है, मतलब आपको हंसी आएगी सुन के, जिस तरह से इसने प्रूव किया खुदा के होने को, रूहों के इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल के। बड़ा सर्कुलर सा आर्ग्यूमेंट है, बेवकूफाना सा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसने क्या किया, रैशनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया कि नहीं, मैं खुदा को सिर्फ मानूंगा नहीं, मैं प्रूफ करूंगा। बेवकूफाना प्रूफ किया, लेकिन किया। तो इसने रैशनैलिटी को इंट्रोड्यूस किया कि मैं सिर्फ उस चीज को मानूंगा जो मेरी अकल पर बैठेगी। तो यहां से रैशनलिज्म का आगाज हुआ, अकल पसंदी का आगाज हुआ। यानी इसने कहा कि मैं चर्च के हर डॉगमा को प्रूव करूंगा फिर मानूंगा। तो यहां से इसने अकल को पहले ले आया कि जी मेरी अकल पहले है, फिर मैं खुदा को प्रूव करूंगा, फिर मैं इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल को प्रूव करूंगा, और जो क्रिश्चियन डॉगमा से उनको प्रूव करूंगा। और आज भी कैथोलिक चर्च की पोजीशन यह है, कैथोलिक चर्च ये कहता है कि रिलीजन और रीजन, अकल और मजहब रिकंसाइल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप अकल से पंगा लेंगे तो आप मिट जाएंगे। ये इंसानी तारीख है, पिछले 2,500-3 हजार साल की आप तारीख पढ़ लें, जो भी चीज अकल से टकराई वो तबाह हो गई। तो ये कैथोलिक चर्च को ये स्टांस लेना ही नहीं चाहिए ना। कुछ चीज आप खुदा को नहीं प्रूव कर सकते। हमारे यूट्यूब पर बैठ के लोग 2-3 घंटे की बहस कर रहे हैं, खुदा है खुदा। अबे हमें ये नहीं पता इजिप्ट में पिरामिड्स किसने बनाए, तुम खुदा की, जो हमारे सामने की चीज है यार, वो यूनिवर्स के लेवल की बातें कर रहे हो यार। फलसफा तुमने पढ़ा नहीं, कम से कम 10 साल फिलॉसफी पढ़ो, फिर तुम ये बहस करो कि खुदा है कि नहीं है। पता चल रहा होता है यार, बोंगियां मार रहे हैं दोनों तरफ से। तो कहने की बात यह, रेने डेकार्ट पे आज बात होगी। मॉडर्न फिलोसोफर, मॉडर्न फिलोसफी का फाउंडर कहा जाता है। 1000 साल तक प्लेटो पे खड़ी रही ईसाइयत, फिर प्लेटो के बाद 700-800 साल तक एरिस्टोटल पे खड़ी रही ईसाइयत। एरिस्टोटल की फिलॉसफी को क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ मर्ज कर दिया गया और क्रिश्चियनिटी एरिस्टोटल पे खड़ी रही, और फिर एरिस्टोटल के फ्रेमवर्क को साइड पे किया रेने डेकार्ट ने। इसलिए इसको मॉडर्न फिलॉसफी का फाउंडर कहा जाता है। चलें जी, अब बात करते हैं डेकार्ट की फिजिक्स की। पहले फिजिक्स निपटा लेते हैं, फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स और बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। इसका फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है।
देखिए 17th सेंचुरी में ना, ये जो यूनिवर्स की मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन थी ना, ये बहुत बड़ी चीज थी। ये उस जमाने की सबसे बड़ी चीज थी, सबसे बड़ी थ्योरी थी कि यार ये कायनात तो मशीन की तरह चल रही है। ये तो एक, जिस तरह एक मैकेनिकल मशीन होती है, ये तो उस तरह से चल रही है। मैकेनिकल मशीन आपने देखी है ना, एक पुर्जा ऐसे घूमता है, फिर एक डंडा ऐसे जा रहा होता है, फिर दूसरा पुर्जा ऐसे घूमता है, यानी हर हर पीस घूम रहा होता है और वो दूसरे पीस को टच कर रहा होता है, और दूसरा पीस घूम रहा होता है और तीसरे पीस को टच कर रहा होता है। यानी ये कायनात तो मैकेनिकली चल रही है। इसमें खुदा का क्या रोल है वो एक अलग बात है, लेकिन ये मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन अपने दौर की सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन थी। इसमें सबसे बड़ा काम किया गैलीलियो ने, इसमें सबसे बड़ा काम किया डेकार्ट ने, इसमें सबसे बड़ा काम किया थॉमस हॉब्स ने, कि यार ये जो अरस्तु हमें लगा गया ना फाइनल कॉज में, कि हर चीज का एक फाइनल कॉज होता है और हर चीज में अकल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी इंट्रिंसिक नेचर होती है। उसने कहा नहीं, ये सारे प्लैनेट्स डेड प्लैनेट्स हैं भाई, ये सब मैकेनिकली चल रहा है, इट्स ऑल मैकेनिक्स। कोई असल में एरिस्टोटल बोलकर गया था ना, चेंज जो है वो एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल है, यानी उसकी फॉर्म और मैटर की थ्योरी है कि फॉर्म जो है बेसिकली वो चाहती है कि आप ट्रांसफॉर्म हो, अपनी जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलाइज करें, तो चेंज उसकी वजह से होती है। तो ये सारी मूवमेंट जो है, ये तो इंट्रिंसिक क्वालिटीज, अकल्ट प्रॉपर्टीज, स्पिरिचुअल रीजंस, डिवाइन प्रोविडेंस, डेकार्ट ने कहा नहीं, ये सब मैकेनिकली चल रहा है। वो ठीक है, पहले बनाने वाला होगा कोई, लेकिन चल ये मैकेनिकली रहा है। और यानी उसने कहा बेसिकली कि हमें इस कायनात को मैकेनिकली देखना चाहिए, ना कि मेटाफिजिकली, ना कि स्पिरिचुअली। यानी ये इस कायनात में ये जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इनको आप कॉजल रिलेशनशिप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को मूव कर रहा है इंपैक्ट के साथ। इंपैक्ट का वर्ड बहुत जरूरी है, ये लफ्ज बहुत जरूरी है। इंपैक्ट यानी टच करना, टच करना। एरिस्टोटल भी ये समझता था, डेकार्ट भी ये समझता था, सारे मिडिवल फिलोसफर्स भी ये समझते थे कि यूनिवर्स में वॉइड नहीं हो सकता, खला नहीं हो सकती, वॉइड नहीं हो सकता। वो बाद में जब 17th सेंचुरी में वैक्यूम एक्सपेरिमेंट शुरू हुए तो साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि आप वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब जो बिल्कुल ही मॉडर्न साइंस है वो कहती है आप एब्सोल्यूट वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। खैर, डेकार्ट ये समझता था भाई ये बेजान सारी सब, इट्स लाइक अ मशीन, यू कैन एक्सप्लेन दीज मूवमेंट्स मैकेनिकली। कोई इंट्रिंसिक क्वालिटी, अकल्ट क्वालिटी नहीं है इन प्लैनेट्स में जो ये घूम रहे हैं, ये सब मैकेनिकली। और एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को टच कर रहा है। देखें, ये इंपैक्ट का लफ्ज और टच का लफ्ज इंपॉर्टेंट है। यानी बीच में वॉइड नहीं है, बीच में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसा कॉर्पस्क्यूल्स है, कुछ ऐसा मैटर है जो इसको, एक प्लैनेट उस मैटर को पुश करता है, वो मैटर दूसरे प्लैनेट को पुश करता है। यानी ये कॉजल रिलेशनशिप टच बेस्ड है। और इस तरह से ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। कोई अकल्ट क्वालिटी, कोई ठीक है बनाने वाला होगा, लेकिन चल ये खुद ही रहे मशीन के तौर पे। डेकार्ट ने, यानी अरस्तु का जो फाइनल कॉज था ना, अरस्तु ने 4 कॉजेस दिए थे ना, मटीरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। फाइनल कॉज, हर चीज का एक फाइनल कॉज है, उस वजह टेलियोलॉजिकल कॉज है, उस वजह से ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं। नहीं भाई, मैकेनिकली घूम रहे हैं। डेकार्ट ने कहा मैकेनिकली घूम रहे हैं। डेकार्ट के नजदीक मैटर की वाहिद एसेंस एक्सटेंशन था। यानी मैटर का वाहिद एसेंस यह है कि वो जगह घेरती है। यानी उसने सब खाली कर दिया, सब बेजान कर दिया। मैटर सिर्फ जगह घेरता है, दैट्स इट। उसके अंदर और कोई क्वालिटी ना ढूंढो, इंट्रिंसिक क्वालिटी, कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ जगह घेरता है भाई। ये प्लैनेट सिर्फ जगह घेरते हैं, मैटर सिर्फ जगह घेरता है। ये कायनात मैकेनिकली चल रही है, इसमें कोई स्पिरिचुअल रीजंस ढूंढने की कोशिश ना करो। देखिए, अरस्तु हमें ये, एरिस्टोटल हमें ये बताकर गया था कि बेसिकली एक टेरेस्ट्रियल रेल्म है, यानी यहां से लेके चांद तक,
और फिर उससे ऊपर एक सेलेस्टियल रेल्म है। यहां के रूल्स अलग हैं। यहां 4 एलिमेंट्स हैं ना, बेसिकली अर्थ, फायर, वाटर और चौथा पता नहीं एयर है, पता नहीं कौन सा है। ये 4 एलिमेंट्स हैं और ये दुनिया तो गंदी दुनिया है। और चांद के उस पार जो सेलेस्टियल वर्ल्ड है उसके रूल्स अलग हैं, वो अलग हिसाब से चलती है, ये दुनिया अलग हिसाब से चलती है। लेकिन कोपरनिकस के रेवोल्यूशन के बाद, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के बाद लोगों ने कहा नहीं भाई, ये तो पूरी कायनात एक ही रूल पर चल रही है, मैकेनिकली चल रही है। ये क्या हुआ कि टेरेस्ट्रियल दुनिया अलग रूल्स पे चल रही है, सेलेस्टियल दुनिया अलग रूल्स पे चल रही है। अरस्तु की इस थ्योरी को उठा के बाहर, 2 दुनियाओं की थ्योरी को उठा के बाहर फेंक दिया इन गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, डेकार्ट ने, कि भाई ये तो सब मैकेनिकली चल, एक ही रूल, यहां से लेके कायनात के आखिरी हिस्से तक एक ही रूल चल रहा है। और ये प्लेनेट एक दूसरे को टच कर रहे हैं तभी ये चल रहे हैं, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। और टचिंग के लिए बीच में कुछ मैटर है, जो भी मैटर है। जैसे आप एक पानी की बड़ी बाल्टी में बहुत सारी बॉल्स डाल दें, पानी को घुमा दें, तो सारी बॉल्स घूमेंगी, पानी पुश करेगा। इसी तरह ये प्लैनेट्स पुश हो रहे हैं। तो ये मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन चर्च को बहुत बुरी लगी। चर्च ने कहा यानी तुमने डिवाइन प्रोविडेंस नहीं, अल्लाह ही निकाल दिया बीच में से, खुद ही चल रहे हैं। यानी सिर्फ अल्लाह ने बनाया था, चल ये खुद रहे, मैकेनिकली चल रहे हैं, और वो भी टच से चल रहे हैं। तो ये एक, इस वजह से डेकार्ट पे एथियज्म का इल्जाम भी लगा। लेकिन मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन जो इस दुनिया की थी, ये बहुत बड़ी थ्योरी थी उस जमाने की, और वो मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन टच के साथ थी, क्योंकि वॉइड हो नहीं सकता, वॉइड, नथिंग हो नहीं सकता, कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जो नथिंग हो। ये खुदा हर जगह है, तो नथिंग, नथिंग, वॉइड बुरी चीज समझी जाती थी। फिर एक आया जवान जिसका नाम था न्यूटन, और न्यूटन ने कहा नहीं भाई, ये प्लैनेट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बीच में जो, यानी कि अर्थ है और मरकरी है और बीच में को टच कर, अर्थ और वीनस है और बीच में कोई चीज है जो इनको टच करवा रही है। नहीं, बगैर टचिंग है, बगैर टचिंग के चल रहा है, ये मैकेनिकली चल रहा है। लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नजर नहीं आती है, और उन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉस पे ही सब कुछ चल रहा है बगैर टचिंग के। जितने साइंटिस्ट थे उस जमाने के न्यूटन के खिलाफ हो गए कि यार ये कैसे बात कर रहे हो, बगैर टचिंग के एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को कैसे मूव कर सकता है। तुम फिर हमें वही अरस्तु वाली बातों पे पीछे लेके जा रहे हो यार, अकल्ट फोर्सेस और वही, ये मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन हमने इतनी नई चीज लेकर आए हैं, तुम कह रहे हो बगैर टचिंग के ये प्लेनेट एक दूसरे को, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, ये बगैर टच के कॉजैलिटी कहां से आ गई। ये बड़ी चीज थी जो न्यूटन, इंसान ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। इंसानी सोच को एडवांस किया न्यूटन ने, उसने कहा चल मैकेनिकल ही रहा है लेकिन बगैर टच के चल रहा है, एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उस वजह से ये सब कुछ चल रहा है। तो ये बेसिकली मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन थी जो डेकार्ट ने दी, फिर उसको इंप्रूव किया न्यूटन ने। अच्छा जी, एक और चीज जो उस जमाने में बहुत ज्यादा कॉमन थी, जिसके खिलाफ रेने डेकार्ट काम कर रहा था, वो थी स्केप्टिसिज्म। 17th सेंचुरी में स्केप्टिसिज्म बहुत तेजी से फैल रहा था। लोग कह रहे थे कि यार ये क्या हुआ, हम इतने सदियों पुराने हमारे बिलीफ्स वो गलत साबित हो रहे हैं, हम 1000 साल से जो चीजें जान रहे थे अब पता चल रहा है वो सारी चीजें गलत साबित हो रही हैं। तो और स्कॉलिस्टिक सिस्टम जो था, यानी उनका जो एजुकेशन सिस्टम था मदरसों का, यानी कि उनके चर्चेस का, जो जेजुइट्स का एजुकेशन सिस्टम था कैथोलिक चर्च के अंदर, वो टूट फूट का शिकार था, प्रोटेस्टेंटिज्म आ रहा था, तो लोग स्केप्टिक हो रहे थे। स्केप्टिसिज्म 2 तरह का होता है। देखिए, एंशिएंट स्केप्टिसिज्म, यानी जो स्केप्टिसिज्म बेसिकली फिलॉसफी की एक ब्रांच है जो प्लेटो के फिलॉसफी में से निकली है। यानी एंशिएंट स्केप्टिसिज्म कहते हैं कि यार जजमेंट को सस्पेंड कर दो, जजमेंट को सस्पेंड कर दो। ये एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं ना, एक लाइन में, कि एंशिएंट स्केप्टिसिज्म क्या है, तो एंशिएंट स्केप्टिसिज्म है जजमेंट को सस्पेंड कर दो। क्योंकि जब आप ट्रूथ ढूंढने जाएंगे तो ट्रूथ आपको मिलेगा नहीं, जब आपको ट्रूथ मिलेगा नहीं तो आप मिजरेबल हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर दें। ये एक लाइन में मैंने आपको बताया एंशिएंट स्केप्टिसिज्म।
इसकी बड़ी मशहूर किताब है वो फिरोनिज्म, वो सेक्सटस एम्पिरिकस की। एक मिनट दीजिएगा, मैं बताता हूं, यहां मेरे पास है रखी हुई, ये रही एंशिएंट सारी किताबें वहां है ना, तो ये आसानी से मिल जाती हैं। ये आउटलाइंस ऑफ फिरोनिज्म, इसकी समरी ये है कि जजमेंट को सस्पेंड कर दो। सेक्सटस एम्पिरिकस की किताब है, बहुत मशहूर बुक है ये, यानी स्केप्टिसिज्म पर जो मेन बुक है वो ये है। तो एंशिएंट स्केप्टिसिज्म ये था कि जजमेंट को सस्पेंड कर दो, और जो मॉडर्न स्केप्टिसिज्म था, 17th सेंचुरी का जो स्केप्टिसिज्म था जिससे डेकार्ट लड़ रहा था, वो ये था कि हम कोई भी चीज सर्टेनिटी से नहीं जान सकते। यानी ये स्केप्टिसिज्म बहुत तेजी से फैल रहा था उस जमाने में। इसके खिलाफ डेकार्ट ने काम किया। देखिए, डेकार्ट स्केप्टिक नहीं था, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेकार्ट ने स्केप्टिसिज्म का तोड़ किया, समझे? डेकार्ट ने स्केप्टिकल मेथड यूज किया, लेकिन वो स्केप्टिसिज्म के खिलाफ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेकार्ट ने किताब लिखी जिसका नाम है द डिस्कोर्सेज ऑन द मेथड। उसमें उसने कहा कि यार, मैं सर्टेनिटी तक पहुंचना चाहता हूं, किसी भी एक सर्टेनिटी तक पहुंचना। ये जो स्केप्टिक्स है ना, ये जो कह रहे हैं हम किसी सर्टेनिटी तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा नहीं है। हम सर्टेनिटीज तक पहुंच सकते हैं। मैं एक प्री सपोजिशन लेस फिलॉसफी शुरू करूंगा। अच्छा, हर फिलोसफर ये बोलता है कि मैं प्री सपोजिशन लेस फिलॉसफी शुरू करूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आपको अजम्पशंस लेनी पड़ती है। खैर, डेकार्ट ने कहा मैं प्री सपोजिशन लेस फिलॉसफी शुरू करूंगा और मैं किसी ना किसी सर्टेनिटी तक पहुंचूंगा। एक दफा सर्टेनिटी पर पहुंच गए, और ट्रूथ और रियलिटी वो फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन किसी ना किसी सर्टेनिटी तक पहुंचूंगा। और उसने डिस्कोर्सेज ऑन द मेथड में लिखा कि मैं सारे पुराने टीचर्स को रिजेक्ट करता हूं। अब तक मैंने जो कुछ भी सीखा मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। मैं सारे टीचर्स को रिजेक्ट करता हूं, मैं सारी बुक्स को रिजेक्ट करता हूं। मैं किसी भी ऐसी चीज का फायदा नहीं उठाऊंगा जो मुझे माननी पड़े। या अरस्तु ने कह दिया तो मान लो, नहीं। बाइबल में लिखा है, मान लो, नहीं। मैं खुद कुछ किसी सच्चाई तक पहुंचूंगा, एक ऐसी सर्टेनिटी तक जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया हो। किसी के कहने से नहीं मानूंगा। इस बुक में लिखा है मान लो, अरस्तु ने बोला है मान लो, बाइबल में लिखा है मान लो, किसी टीचर ने बोला है मान लो, साइंस ने बोला है मान लो, थियोलॉजी ने बोला है मान लो। उसने कहा नहीं। उसने डिस्कोर्सेस में लिखा मैं खुद कोई सर्टेनिटी आइडेंटिफाई करूंगा, मैं किसी और पर रिलाय नहीं करूंगा, मैं अपनी सच्चाई खुद ढूंढूंगा, मैं अपनी सर्टेनिटी खुद ढूंढूंगा। फिर उसने अपनी वो मशहूर किताब लिखी मेडिटेशंस, जिसमें उसने 6 मेडिटेशंस करी, और जिसमें उसने फिलॉसफी की दुनिया का सबसे बड़ा जुमला लिखा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। पहली मेडिटेशन में उसने मेथड ऑफ डाउट यूज किया। उसने कहा मैं हर चीज पे डाउट करता हूं, मैं अपने सेंसेस पर भी डाउट करता हूं। ये 5 सेंसेस जो मैंने, क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी तो मुझे धोखा दिया है, यानी हर वो चीज जिस पर डाउट किया जा सकता है मैं उस पर डाउट करूंगा। हर वो चीज जिसने मुझे कभी एक दफा भी डिसीव किया है मैं उस पर रिलाय नहीं करूंगा। मेरे 5 सेंसेस जो है, आंख, नाक, कान, मुंह, इन्होंने बहुत दफा मुझे डिसीव किया है, तो मैं अपने सेंसेस पे रिलाय नहीं करूंगा। और सेंसेस की वजह से मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो मैं ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी डिनाई करूंगा। हो सकता है मैं ड्रीम देख रहा हूं, भाई बहुत दफा ऐसा होता है मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं ड्रीम देख रहा हूं या रियलिटी है, तो मैं इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी डिनाई करता हूं, मैं अपनी बॉडी को भी डिनाई करता हूं, सेंसेस को भी डिनाई करता हूं। और उसने कहा मैं मैथमेटिक्स को भी डिनाई करता हूं। पहली मेडिटेशन में उसने कहा कि भाई हो सकता है कि कोई ईवल डीमन हो जो मुझे बेवकूफ बना रहा हो कि 2 + 2 4 होते हैं। देखिए, वो एक रैशनलिस्ट था, और किसी रैशनलिस्ट फिलोसोफर के लिए अपने रीजन पर भी डाउट करना, कि मैं रीजन को भी नहीं मानता हूं, हो सकता है मेरे दिमाग में कोई ईवल डीमन हो जो मुझे बेवकूफ बना रहा हो, कि मैथ्स जो है वो सही है, ज्योमेट्री जो है, हमने सारी मैथ्स तो नहीं करी ना भाई, 2 + 2 = 2 + 2 = 2 जमा हमने, हो सकता है आगे जाके आंसर गलत हो जाए, हो सकता है हमारे दिमाग में ज्योमेट्री किसी ईवल डीमन ने डाली हो सकता है ये सब गलत हो। तो उसने कहा मैं अपने पहली मेडिटेशन में कहा मैं अपने सेंसेस पर भी रिलाय नहीं करूंगा, मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड पे भी रिलाय नहीं करूंगा, मैं अपनी बॉडी पे भी रिलाय नहीं करूंगा,
मैं अपने रीजन पर भी रिलाय नहीं करूंगा, यानी सेंसेस और रीजन दोनों पर रिलाय नहीं करूंगा, मैं इन दोनों पे डाउट करूंगा। मैं कभी कभी मेरा मेरा रीजन में गलत जजमेंट करता हूं। तो पहले मेडिटेशन में उसने हर चीज पर डाउट किया, सेंसेस पर भी, मैथ्स पर भी, रीजन पर भी, हर चीज पर। ये बड़ी बात है, सेंसेस पर और रीजन पर दोनों पर डाउट किया। भाई नॉलेज के दो ही रास्ते हैं ना, सेंसेस और रीजन, उसने दोनों पर डाउट किया। बेसिकली उसका मेथड था इंट्यूशन और डिडक्शन। पहली मेडिटेशन में उसने डाउट किया हर चीज पर। दूसरी मेडिटेशन में उसने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं मानता, किसी भी चीज को नहीं मानता, मेरे सेंसेस भी मुझे धोखा दे चुके हैं इसलिए मैं सेंसेस को भी नहीं मानता, मेरा रीजन भी मुझे धोखा दे चुका है इसलिए मैं रीजन को भी नहीं मानता। हो सकता है कोई इवल डीमन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं किसी चीज को नहीं मानता हूं, मैं हर चीज पर डाउट करता हूं यार। लेकिन मैं इस पर तो डाउट नहीं कर सकता ना कि मैं डाउट कर रहा हूं। डाउट तो मैं कर रहा हूं, इसका तो मुझे यकीन है। भाई मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं, सेकंड मेडिटेशन में उसने कहा मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं, ये दुनिया है या नहीं है, मेरी बॉडी है या नहीं है, मेरे सेंसेस सही हैं या नहीं है, मेरा रीजन सही है या नहीं है। लेकिन मैं इस बात पर तो डाउट नहीं कर सकता कि मैं हर चीज पे डाउट कर रहा हूं। मैं डाउट तो कर रहा हूं, इसका तो मुझे यकीन है, यानी मैं सोच तो रहा हूं। मैं इस बात पर तो डाउट नहीं कर सकता कि मैं सोच रहा हूं, ये तो मेरी एक सर्टेनिटी है कि मैं सोच रहा हूं। आई थिंक देयर फॉर आई एम। ये उसकी एक बहुत बड़ी अजम्पशन है कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। बाद में आने वालों ने इसको बहुत चैलेंज किया कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि आई थिंक तो आई एम, मतलब व्हाट डू मीन बाय दैट, यू थिंक देयर फॉर यू आर। ये बहुत बड़ी अजम्पशन है, लेकिन इस वक्त ये बात नहीं हो रही। सेकेंड मेडिटेशन में उसने कहा आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं इस पर तो डाउट नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं, मैं हूं। सेकेंड मेडिटेशन में उसने माइंड और बॉडी की भी बात करी। उसने इंसान को दो हिस्सों में तोड़ दिया, इसको माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं, माइंड बॉडी डुअलिज्म कहते हैं। इसने कहा इंसान के दो हिस्से हैं, एक माइंड है जो जिस्म नहीं रखता, जिसका जो इनकॉर्पोरियल है, बॉडी लेस है, उसका एसेंस है थॉट। और एक बॉडी है, मेरी बॉडी है, उसका एसेंस है एक्सटेंशन। यानी इंसान की बॉडी में सिर्फ एक्सटेंशन है, सिर्फ ये कि वो जगह घेरती है, उसमें और कुछ नहीं है। इसके नजदीक सिर्फ माइंड है जिसका एसेंस है थॉट। और जब तक मैं सोच रहा हूं मुझे यकीन है कि मैं हूं, जैसे मैंने सोचना छोड़ा मुझे नहीं पता कि मैं हूं कि नहीं हूं। इसको माइंड बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं। मैं 1 मिनट में इस पे आता हूं थोड़ी देर में। पहली मेडिटेशन में इसने हर चीज पे डाउट किया, सेंसेस पर भी, रीजन पर भी। सेकंड मेडिटेशन में इसने कहा भाई मैं इस पे तो डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं डाउट तो कर रहा हूं, इसका मतलब मैं हूं। तीसरी मेडिटेशन में इसने कहा कि खुदा भी है, क्योंकि मेरे दिमाग में खुदा का एक क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया है और खुदा ने मुझे ये रीजन दिया है। तो मैं एक फाइनाइट इंसान हूं, फाइनाइट सोच का फाइनाइट छोटा आदमी हूं। एक इनफाइनाइट गॉड का तस्वुर मेरे दिमाग में कहां से आ गया? खुदा नहीं डाला होगा, इसका मतलब खुदा है। ये सेंट एंसलम का पुराना आइडिया है। पहली मेडिटेशन में हर चीज पे डाउट किया, सेकंड मेडिटेशन में कहा कि नहीं, आई डाउट देयर फॉर आई एम। तीसरी मेडिटेशन में कहा खुदा भी है, क्योंकि मेरे दिमाग में खुदा का आइडिया आया कहां से? भाई खुदा नहीं डाला होगा। इसकी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज, कि जो भी आइडियाज मेरे दिमाग में क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आते हैं वो सही हैं। अच्छा भाई, चौथे मेडिटेशन में इसने कहा, देखिए पहली मेडिटेशन में इसने रीजन और सेंसेस दोनों पे डाउट कर दिया था ना। अब चौथी मेडिटेशन में कह रहा है कि नहीं, मेरा रीजन तो सही है, भाई खुदा एक अच्छा खुदा है, उसने ये क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज मेरे दिमाग में डाले, तो जो भी क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया मेरे दिमाग में आएगा वो सही आएगा। खुदा ने वरना मुझे रीजन क्यों दिया है? खुदा एक रॉन्ग एपरेटस तो मेरे दिमाग में नहीं डालेगा ना। ठीक है, मैं कभी कभी गलत जजमेंट कर देता हूँ, गलत चीजें फैसले कर लेता हूँ, गलत सोच लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने रीजन पे डाउट शुरू कर दूं। नहीं, रीजन रिलायबल है। पांचवी मेडिटेशन में इसने फिर खुदा के होने की कुछ दलीलें दी हैं, और छठी मेडिटेशन में इसने अपने सेंसेस को भी सही करार दे दिया कि नहीं नहीं, खुदा ने मुझे ये 5 सेंसेस दिए हैं और खुदा एक अच्छा खुदा है, तो ये मुझे 5 सेंसेस गलत क्यों देगा? ठीक है, मैं कभी कभी गलती कर देता हूं, अपने सेंसेस को सही इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये सेंसेस का जो अपरेटस खुदा ने मुझे दिया है ये बिल्कुल सही है।
समझ रहे हैं इसका जो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, समझ रहे हैं? यानी कि खुदा है क्योंकि उसने मेरे दिमाग में क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज डाले हैं, और चूंकि क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज मेरे दिमाग में डाले हैं इसलिए खुदा है। यानी एक सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। खुदा के होने की यह दलील दी कि उसका आइडिया मेरे दिमाग में है, और आइडियाज के सही होने की दलील यह दी क्योंकि खुदा है इसलिए आइडिया गलत तो नहीं आएंगे दिमाग में। तो ये एक बेवकूफाना सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। लेकिन इस तरह से उसने 6 मेडिटेशन पेश करी। पहली मेडिटेशन में हर चीज पे डाउट किया, सेंसेस पर भी, रीजन पर भी। सेकंड मेडिटेशन में कहा लेकिन इस बात पे डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। अच्छा, थिंकिंग का लफ्ज जो उसने यूज किया ना, आई थिंक, वो बड़े मानों में यूज किया, यानी कॉन्शियसनेस के लेवल पे यूज किया, सिर्फ थिंकिंग के लेवल पे यूज नहीं किया। तो पहली मेडिटेशन में हर चीज पे डाउट किया, सेकंड मेडिटेशन में कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम, थर्ड मेडिटेशन में कहा खुदा है क्योंकि उसका एक क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया मेरे दिमाग में है, और मैं फाइनाइट हूं, खुदा इनफाइनाइट है, तो मेरे खुदा नहीं डाला होगा तो खुदा है। चौथे में कहा कि मेरा रीजन भी सही काम कर रहा है, अल्लाह ने दिया ये रीजन, खुदा ने, तो रीजन सही काम कर रहा होगा। पांचवें में खुदा के होने की और दलीलें दी। छठे में अपने सेंसेस को भी सही करार दे दिया। तो इसने पहले एक इमारत तोड़ी कि सब चीजों पे डाउट करता हूं, और फिर वो इमारत दोबारा से खड़ी कर दी, रीजन को भी सही करार दिया और सेंसेस को भी सही करार दिया। इसने कहा रीजन, स्केप्टिक्स को बेसिकली जवाब दे रहा है कि नहीं भाई, हम अपने रीजन पर भी रिलाई कर सकते हैं और फिलॉसफी कर सकते हैं, और हम अपने सेंसेस पर भी रिलाई कर सकते हैं और साइंस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उस जमाने के स्केप्टिक्स को जवाब दे रहा था जिन्होंने कहा था कि हम कुछ भी यकीन से नहीं जान सकते। इसने हर चीज को प्रूव किया। वो कैसे किया कैसे नहीं किया उस पर आज तक डिबेट है, लेकिन उसने अपने दौर के स्केप्टिक्स को जवाब दिया कि मैं ये बात यकीन, तुमने कहा था कि मैं कुछ भी यकीन से नहीं कह सकता, मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैं हूं। दूसरा ये कि मैं अपने सेंसेस पर भी रिलाई कर सकता हूं, मैं अपने रीजन पर भी रिलाई कर सकता हूं। तो डेकार्ट ने क्या कहा? कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी बेसिकली उसने ये कहा कि थॉट रिक्वायर्स अ थिंकर, यानी एक असम्पशन है, थॉट रिक्वायर्स अ थिंकर, इसका मतलब मैं भी हूं। समझ लें, ये असम्पशन लेके उसने प्रूव कर दिया कि आई एग्जिस्ट, मैं हूं। यहां से यूरोप में सब्जेक्टिविटी का आगाज हुआ, यहां से यूरोप में इंडिविजुअलिज्म का आगाज हुआ, यहां से यूरोप में रीजन का आगाज हुआ। यानी उसने ये कहा आई एम अ थिंकिंग बीइंग। देखिए, उसने ये कहा था कि इंसान के दो हिस्से हैं, एक बॉडी है, बॉडी सिर्फ जगह घेरती है, बॉडी का एसेंस, सर से लेकर पांव तक मेरी बॉडी का जो एसेंस है, इट्स जस्ट एक्सटेंशन। ये पूरी दुनिया में जो सारी चीजें हैं, इट्स जस्ट मैटर, और मैटर का ओनली एसेंस इज एक्सटेंशन एंड मोशन। तो इंसान के पास दो चीजें हैं, बॉडी जो सिर्फ जगह घेरती है, और माइंड जो इनकॉर्पोरियल है, जो आप छू नहीं सकते, उसका एसेंस है थॉट। तो बेसिकली आई एम अ थॉट। बॉडी तो सारी चीजें बॉडी है, मेरी भी बॉडी है, ये दुनिया भी बॉडी है, दुनिया की हर चीज बॉडी है, वो जगह घेरती है, मेरी बॉडी भी जगह घेरती है। बॉडी इज यूजलेस, बॉडी इज जस्ट ज्योमेट्री। मैं इस दुनिया से मुख्तलिफ हूं क्योंकि मैं सोच सकता हूं। आई एम अ थॉट, आई एम अ माइंड, दिस वर्ल्ड इज जस्ट बॉडी, दिस वर्ल्ड इज जस्ट मैटर। समझ रहे हैं? उसने इंसानों को ऊपर ले आया, उसने कहा ओनली आई हैव माइंड, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट बॉडी। उसने ये कहा कि जानवरों के पास सोल नहीं होता, जानवरों के पास माइंड नहीं होता, जानवर वर्क्स लाइक मशीन, ये उसने बोला। हालांकि ये अब तो ये बात गलत साबित हो गई, जानवरों के पास भी कॉन्शियसनेस है, और बहुत सारे जानवर बहुत सारे अपने हद तक रीजन की कैपेसिटी शो करते हैं, बहुत सारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जानवरों के पास भी। इंसान की बॉडी बहुत अकलमंद है। उसने कहा नहीं, इंसान के दो हिस्से हैं, माइंड और बॉडी। बॉडी इज जस्ट अ मशीन, बॉडी इज जस्ट एक्सटेंशन, और बाकी ये पूरी दुनिया जो है सिर्फ मैटर है, और मैटर की ओनली, उसने कहा मैटर की ओनली एसेंस इज एक्सटेंशन। कोई अकल्ट प्रॉपर्टी, कोई अरस्तु कोई नहीं। उसने कहा जानवरों में भी सोल नहीं होता, सिर्फ इंसान के पास सोल है। आई एम अ थिंकिंग बीइंग, सिर्फ मैं सोच सकता हूं। आई एम माइंड, द वर्ल्ड इज मैटर, ओनली ह्यूमंस हैव माइंड, एवरीथिंग एल्स इज मैटर। सिर्फ इंसान सोच सकता है, बाकी चीजें सिर्फ जगह घेरती हैं।
मैन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस नेचर, मैन इज अ थिंकिंग थिंग, मैन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस नेचर। यानी उसने इंसान में और इस दुनिया में एक फर्क डाल दिया। उसने कहा आई एम एन ऑब्जर्वर, दिस वर्ल्ड इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, आई एम थिंकिंग, द वर्ल्ड इज जस्ट मैटर एंड एक्सटेंशन। समझ रहे हैं? उसने सेल्फ अवेयरनेस दी। उसने कहा पहली सर्टिनिटी सेल्फ अवेयरनेस है, मैं हूं तो ये दुनिया है। तो यहां से फिलॉसफी जो थी ना, वो फिलॉसफी ऑफ माइंड का आगाज हुआ कि भाई कॉन्शियसनेस क्या है, मैं क्या क्या जान सकता हूं। इसको एपिस्टेमोलॉजिकल टर्न बोलते हैं, जैसे विटगेनस्टाइन के बाद लिंग्विस्टिक टर्न आया ना फिलॉसफी में, इसी तरह डेकार्ट के बाद एपिस्टेमोलॉजिकल टर्न आया कि भाई पहले यह कहा जाता था कि क्या है, व्हाट इज देयर। फिर सवाल चेंज हो गया डेकार्ट के बाद, सवाल यह हो गया व्हाट कैन आई नो। यानी उसने कहा कि इंसान ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया ऑब्जेक्ट है, इंसान तो सब्जेक्ट है, इंसान इस दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है, बाकी हर चीज मैटर है जो जगह घेरती है। सिर्फ इंसान के पास सोल है, दिमाग है, माइंड है, थॉट है, सिर्फ इंसान सोच सकता है। और ये कायनात इस तरह से बनी है कि इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। सब्जेक्टिव थॉट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी नॉलेज, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई थिंकिंग। यहां से इंडिविजुअलिज्म का आगाज हुआ यूरोप में। इसके बाद जॉन लॉक ने इस पे काम किया, इसके बाद डेविड ह्यूम ने इस पे काम किया, कांट ने इस पे काम किया। यहां से ह्यूमन रीजन का आगाज हुआ, यानी कि रीजन की डिक्टेटरशिप कायम हुई वेस्ट में, जिसके खिलाफ नीचा ने बहुत लिखा। यानी वो कह रहे हैं कि गॉड हो, वर्ल्ड हो, नॉलेज हो, दे आर ऑल कॉन्टेंट्स ऑफ माई कॉन्शियसनेस। इवन गॉड हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय रीजन। रीजन की डिक्टेटरशिप शुरू हुई, सब्जेक्टिविटी की डिक्टेटरशिप शुरू हुई, इंडिविजुअलिज्म आया, इंडिविजुअल इंसान पावरफुल हुआ, इंडिविजुअल इंसान की कॉन्शियसनेस मेन आइटम बन गई। तो जनाब हुआ क्या कि डेकार्ट ने इंसान को सब्जेक्ट बना दिया और इस दुनिया को ऑब्जेक्ट बना दिया। यानी पहले इंसान भी एक अपने आप को ऑब्जेक्ट समझता था कि ये खुदा सब्जेक्ट है और वो हम सबको ऑब्जर्व कर रहा है। डेकार्ट ने इंसान को सब्जेक्ट बना दिया और इंसान इस दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा आइडिया डेकार्ट की फिलॉसफी में इननेट आइडियाज का है। इननेट आइडियाज यानी जो भी आइडियाज में लेके पैदा होता हूं, यानी जो भी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं वो सच हैं, क्योंकि खुदा ने मुझे ये रीजन दिया है और इस रीजन से जो भी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं वो सच है। इसको बोलते हैं रैशनलिज्म, अकल पसंदी। जो भी इननेट आइडियाज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट मेरे दिमाग में आते हैं वो सही हैं। जो रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट यानी अकल पसंद और तजुर्बा पसंद, ये जो दो फिलॉसफी की स्कूल्स हैं, इनमें जो मेन फड्डा है वो फड्डा ही इननेट आइडियाज का है। ये जो एम्पिरिसिस्ट हैं, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स वगैरह, ये डेविड ह्यूम वगैरह, ये कहते हैं कि नहीं, सारी नॉलेज आपके सेंसेस से आती है और फिर दिमाग में जाके वो एक्सपीरियंस बनती है, वो उस जमा होती है, फिर उससे आप कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, आइडियाज बनाते हैं, लेकिन स्टार्ट सारी नॉलेज का सेंसेस से होता है, 5 सेंसेस से। अरस्तु ने भी यही कहा था। डेकार्ट ने कहा नो, सेंसेस तो रिलायबल ही नहीं है, असल चीज जो रिलायबल है वो माइंड है, और माइंड में जो भी आइडिया क्लियर और डिस्टिंक्ट आएगा वो सही होगा, क्योंकि खुदा ने मुझे ये माइंड दिया है, खुदा ने मुझे ये रीजन दिया है, ये रीजन गलत नहीं हो सकता। अगर मेरे दिमाग में कोई क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया है जैसे खुदा का, वो खुदा ने डाला है, वो आइडिया सही है। अगर मेरे दिमाग में कोई क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया है यूनिकॉर्न का, तो यूनिकॉर्न है? मतलब पता नहीं है कि नहीं है यूनिकॉर्न। तो हर क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया शायद, मतलब ये बात मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि वो डेकार्ट ने कहा था कि जो भी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया मेरे दिमाग में आएगा वो सही होगा। इननेट आइडिया जो भी मेरे दिमाग में आएगा ना, ये बेसिकली इंपेरिसिस्ट और रैशनलिस्ट के दरमियान एक बहुत बड़ा फड्डा है कि इंपेरिसिस्ट इननेट आइडियाज को नहीं मानते। वो कहते हैं कोई आइडिया आप लेके नहीं पैदा होते, सारे आइडियाज आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो ये इननेट आइडियाज पर इसने बहुत सारी चीजें इननेट आइडियाज से प्रूव करी, लेकिन फिर इननेट आइडियाज पर इमैनुअल कांट ने बहुत काम किया।
उसने कहा कि ये ए प्रायोराइज सिंथेटिक इन्नेट आइडियाज क्या होते हैं, ये दिमाग में कैसे आते हैं। लेकिन इसका आगाज बेसिकली रैशनलिज्म का आगाज डेकार्ट से हुआ। तो इन्नेट आइडियाज इसकी फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेकार्ट की फिलॉसफी में है माइंड बॉडी डुअलिज्म का। डेकार्ट ने कहा था कि इंसान दो चीजों का कॉम्पोजिट है, एक माइंड जो इनकॉर्पोरियल है, जिस्म नहीं रखता, सिर्फ थॉट है, और एक बॉडी जो मशीन है, सिर्फ मैकेनिकली काम करती है, और उसकी वाहिद एसेंस ये है कि वो जगह घेरती है। तो ये उसने कहा कि ये दोनों चीजें मिलाओ तो इंसान बनता है, और ये दोनों चीजें सब्सटेंस हैं। सब्सटेंस वो एरिस्टोटल की जबान वाला सब्सटेंस। सब्सटेंस एरिस्टोटल कहता है हर चीज या तो सब्सटेंस होती है या एक्सीडेंट होती है। यानी मैं सब्सटेंस हूं, मेरे बाल मेरा एक्सीडेंट है, मेरी हाइट मेरा एक्सीडेंट है, मेरा वेट मेरा एक्सीडेंट है। मैं नहीं होऊंगा तो मेरी हाइट भी नहीं होगी, मेरा वेट भी नहीं होगा। यानी जिस चीज को होने के लिए किसी और चीज की जरूरत ना हो वो सब्सटेंस है, और जिस चीज को होने के लिए किसी और चीज की जरूरत हो वो एक्सीडेंट है। तो यानी कि डेकार्ट ने कहा कि इंसान दो सब्सटेंसेस का बना हुआ है, यानी जिस्म और माइंड। माइंड जगह नहीं घेरता, जिस्म जगह घेरता है। तो माइंड जो है वो बगैर बॉडी के भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये दोनों सब्सटेंस हैं। बात समझ रहे हैं? अब मसला ये हो गया, इसको माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं कि भाई ये माइंड और बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। भाई एक फिजिकल चीज है, एक नॉन फिजिकल चीज है, ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं? भाई फिजिकल चीजों के जो कॉजेज होते हैं वो फिजिकल होते हैं ना। एक फिजिकल चीज को एक नॉन फिजिकल चीज कैसे चला रही है, या बॉडी अपने जो सेंसेशंस होती हैं वो माइंड को कैसे बताती है। अगर बॉडी पेन में है तो माइंड को पता चलता है ना, माइंड का मोड है पेन, तो बॉडी कैसे बताती है कि वो पेन, जबकि ये इनकॉर्पोरियल है, जबकि ये जिस्म ही नहीं रखता। तो ये माइंड और बॉडी प्रॉब्लम कहलाता है। ये डेकार्ट की फिलॉसफी पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही इस चीज का किया जाता है कि इसने एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी जिसको ये खुद सॉल्व नहीं कर सका। इसने दो चार जवाब देने की कोशिश करी कि वो इंसान, उस जमाने में ना पीनल ग्लैंड नया नया डिस्कवर हुआ था, तो इसने कहा वो असल में पीनल ग्लैंड से कुछ होता है। तो वो ऐसे एक आध लेटर में इसने इस तरह से जवाब देने की कोशिश करी। असल में ये जवाब नहीं दे सका कि ये माइंड और बॉडी इंटरेक्ट कैसे करते हैं, एक फिजिकल चीज और एक नॉन फिजिकल चीज इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो अच्छा, इसने जब ये कहा ना कि इंसान दो चीजों पर है, एक माइंड और एक बॉडी, और बॉडी इज जस्ट मशीन, तो उससे एक फायदा यह हुआ कि उस जमाने में ना, पुराने जमाने में लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हुआ करते थे कि कोई बीमारी आ गई तो बोला कि यार ये तो ऊपर वाले की तरफ से अजाब आ गया है। जब इसने ये कहा ना कि माइंड, मैं तो माइंड हूं, मेरी बॉडी इज जस्ट अ मशीन, तो लोगों में ये जो पहले बिलीफ था ना कि बीमारियां किसी वजह से इंसान पर जुल्म के तौर पे आती हैं या सजा के तौर पे आती हैं, वो बिलीफ भी खत्म होना शुरू हुआ। अच्छा भाई, इससे पूछा गया कि जब आप कह रहे हैं कि इंसान दो चीजों पर है, माइंड और बॉडी, बॉडी को आप कह रहे हैं मशीन है, तो ये माइंड भी तो मशीन हो सकता है, मैकेनिकल मशीन। इसने कहा नहीं, माइंड मैकेनिकल मशीन इसलिए नहीं हो सकता, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान के पास लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में कोई भी इंसान नए नए अल्फाज इजाद कर सकता है, नई नई बातें कर सकता है, जो कभी किसी ने बात नहीं कही वो कर सकता है। जानवरों के पास पूरा इक्विपमेंट है कि वो बात कर सकें, पूरा इक्विपमेंट, लेकिन वो सिर्फ वो बात नहीं कर सकते, वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। हमारे वो लोग जो गूंगे होते हैं वो इशारों से बातें कर लेते हैं। तो उसने कहा लैंग्वेज का यूज बताता है कि इंसान का जो माइंड है, मैं इधर हाथ लगा रहा हूं, बल्कि माइंड जो इनकॉर्पोरियल है वो मशीन नहीं है। तो इसको माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। माइंड बॉडी प्रॉब्लम कि भाई एक चीज फिजिकल है, एक चीज फिजिकल नहीं है, ये दोनों इंटरेक्ट कैसे करते हैं। माइंड यानी माइंड बॉडी को कैसे चलाता है, बॉडी अपने मैसेजेस माइंड को कैसे भेजती है, इस बात का जवाब डेकार्ट नहीं दे सका। अच्छा जी, तो चर्च की और डेकार्ट की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी
उसकी वजह थी यूकरिस्ट। देखिए, यूकरिस्ट जो है वो एक सैक्रेमेंट है कैथोलिक चर्च का, यानी कि उसमें होता यह है कि जब आप चर्च में जाते हैं या जब कम्युनियन होता है तो उसमें चर्च आपको एक डबल रोटी का पीस देता है और एक वाइन का ग्लास देता है, और आपसे यह कहता है कि ये जो डबल रोटी आप खा रहे हैं या वाइन जो आप पी रहे हैं, ये डबल रोटी नहीं है, ये बेसिकली बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है। और ये वाइन जो आप पी रहे हैं, ये वाइन नहीं है, ये ब्लड ऑफ द क्राइस्ट है। यानी आज तो वो डबल रोटी नहीं देते, वो बताशा सा देते हैं, क्योंकि वो नीचे गिर जाते हैं ना, क्रम्स वगैरह, तो जीसस की बॉडी नीचे गिर जाती, बेहुरमती हो जाती, तो आज तो वो चिपटा सा बताशा देते हैं और पानी देते हैं। लेकिन आपसे कहते ये हैं कि ये जो आप खा रहे हैं ये बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है और ये ब्लड ऑफ द क्राइस्ट है। लिटरली, मेटाफोरिकली नहीं, लिटरली ये आप बॉडी ऑफ द क्राइस्ट खा रहे हैं और ब्लड ऑफ द क्राइस्ट पी रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रांससब्सटेंशिएशन। यानी वो ये कहते हैं कि आपको दिख रहा है कि आप डबल रोटी खा रहे हैं, लेकिन ये डबल रोटी नहीं है, ये बेसिकली ब्रेड नहीं है, होस्ट में क्राइस्ट है। ये है यूकरिस्ट, ये एक सैक्रेमेंट है और ये बहुत पावरफुल सैक्रेमेंट है। इस सैक्रेमेंट की वजह से ही चर्च की ताकत थी। ये कम्युनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरते वक्त हम तुम्हें कम्युनियन नहीं देंगे मरते वक्त, यानी एक धमकी हुआ करती थी भाई। मोंटानिया जैसा अब ये मेरा जो एडिटर है ना, उसको मोंटानिया की तस्वीर नहीं मिलेगी। मोंटानिया जैसा स्केप्टिक जो था ना, 16वीं सदी का सबसे बड़ा स्केप्टिक, 16वीं सदी का, मुझे मोंटानिया बहुत पसंद है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत रेफरेंसेस देता है रोमन और ग्रीक्स के। मोंटानिया जैसा स्केप्टिक जो था, वो चर्च के पादरी के जाके पांव छुए थे उसने। बड़े बड़े स्केप्टिक्स को करना पड़ता है भाई, वरना कम्युनियन नहीं देते। तो चर्च की सारी ताकत थी यूकरिस्ट में। चर्च कहता था ये जो आप खा रहे हैं, और ये यूकरिस्ट या कम्युनियन सिर्फ चर्च ऑफिशिएट कर सकता है। कम्युनियन से बेसिकली मुराद ये ना कि जब आप क्राइस्ट की बॉडी खाएंगे, क्राइस्ट का ब्लड पिएंगे, तो आप कम्यून कर जाएंगे क्राइस्ट के साथ, आपको उनका दर्द फील होगा। मैं कोई क्रिश्चियन थियोलॉजी का माहिर नहीं हूं, इसलिए इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन समझ गए आप कॉन्सेप्ट क्या है। जो आप ब्रेड खा रहे हैं वो बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है, जो आप ब्लड पी रहे हैं वो ब्लड, जो वाइन पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं वो ब्लड ऑफ द क्राइस्ट है। अब चर्च ने कहा कि ये असल में लिटरली बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है, और उनके इस जो क्लेम था उसको इन्होंने सपोर्ट किया अरस्तु की एक थ्योरी से। अरस्तु की एक थ्योरी है ना, हाइलोमोर्फिज्म, यानी हर चीज में बेसिकली हर चीज जो है वो दो चीजों का कॉम्पोजिट होती है, एक मैटर और एक फॉर्म। यानी मेरा जो गोश्त है वो मेरा मैटर है, और मेरा जो फॉर्म है, मेरी फॉर्म मर्द होना है, तो मैं हूं मैटर और फॉर्म का कॉम्पोजिट। इसी तरह एरिस्टोटल की एक और थ्योरी है सब्सटेंस और एक्सीडेंट्स। हर चीज बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है, एक उसका सब्सटेंस, एक उसका एक्सीडेंट। जो चीजें नजर आती हैं वो एक्सीडेंट होती हैं, यानी कि मेरा सब्सटेंस, मैं जो हूं सब्सटेंस हूं, मेरी हाइट मेरा एक्सीडेंट है, मेरा वेट मेरा एक्सीडेंट है, मेरा कलर मेरा एक्सीडेंट है। मेरा सब्सटेंस उस चीज को कहते हैं जो खुद से एग्जिस्ट कर सकता है, एक्सीडेंट उस चीज को कहते हैं जो सिर्फ सब्सटेंस में एग्जिस्ट कर सकता है। यानी मैं एक सब्सटेंस हूं, मेरी हाइट मेरा एक्सीडेंट है, मेरा वेट मेरा एक्सीडेंट है, मेरा कलर मेरा एक्सीडेंट है, ठीक है। तो हर चीज में फॉर्म होता है और मैटर होता है। डेकार्ट ने का, और इस थ्योरी पर उन्होंने खड़ा किया हुआ था अपना चर्च ने यूकरिस्ट, कि भाई आपको लग रहा है कि ये आप डबल रोटी खा रहे हैं, लेकिन इसकी फॉर्म डबल रोटी नहीं है, ये जीसस क्राइस्ट की बॉडी बन गई है। सब्सटेंस चेंज हो गया इसका, इसकी जो सब्सटेंशियल फॉर्म है वो चेंज हो गई है, लेकिन सब्सटेंस तो नजर नहीं आता, फॉर्म तो नजर नहीं आती, सिर्फ मैटर नजर आता है, सिर्फ आपको एक्सीडेंट नजर आता है। तो दिखने में ये आपको डबल रोटी लग रही है, लेकिन असल में ये जीसस क्राइस्ट की बॉडी है, क्योंकि एक्सीडेंट चेंज नहीं होता, कलर, फॉर्म, शेप वो सब तो सेम रहता है। अंदर से इसका सब्सटेंस चेंज हो गया है। दिखने में डबल रोटी है, अंदर से ये जीसस क्राइस्ट है। तो इस अरस्तु की इस सब्सटेंशियल फॉर्म्स की थ्योरी पर उन्होंने ये अपना सारा ट्रांससब्सटेंशिएशन का जो गेम था ये खेला हुआ था, कि दिखने में ये डबल रोटी लग रही है, लेकिन अंदर से इसकी फॉर्म चेंज हो गई है, इसकी सब्सटेंशियल फॉर्म चेंज हो गई है, जीसस क्राइस्ट की बॉडी बन गई है। इस थ्योरी पे उन्होंने अपना यूकरिस्ट खड़ा किया हुआ था।
डेकार्ट ने कहा नहीं, डेकार्ट ने कहा नहीं, मैटर के अंदर हर चीज के, अरस्तु की क्या थ्योरी थी, हर चीज के अंदर मैटर होता है और हर चीज दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, मैटर और फॉर्म। डेकार्ट ने कहा नहीं, सिर्फ मैटर होता है, फॉर्म क्या होता है, इंसान का फॉर्म है, इंसान के अंदर रूह है, लेकिन बाकी बाकी क्या फॉर्म है, किस चीज के अंदर फॉर्म है, किसी चीज के अंदर कोई फॉर्म नहीं है। मैटर की सिर्फ एक क्वालिटी है कि वो जगह घेरता है। ये कहना कि इसका सब्सटेंस चेंज हो गया है, अंदर से ये बॉडी क्राइस्ट की बन गई है, और उसने कहा ये ड्रामेबाजी नहीं करो भाई, ये जो डबल रोटी आप खा रहे हो ये मैटर है, मैटर का सिर्फ एक एसेंस है कि वो जगह घेरता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। डबल रोटी के अंदर एक फॉर्म है जो चेंज हो गई है, उसका सब्सटेंस चेंज हो गया, उसने ऐसा कुछ नहीं है। डबल रोटी जो आप खा रहे हो वो मैटर है, और मैटर सिर्फ जगह घेरता है, दैट्स इट। तो ये बेवकूफ नहीं बनाओ कि खा तो डबल रोटी रहे हो लेकिन ये उसका जीसस की बॉडी है। तो यूकरिस्ट पे सबसे बड़ा हमला किया डेकार्ट ने, उसने कहा मैटर सिर्फ जगह घेरता है। इस वजह से डेकार्ट से आज तक नफरत है कैथोलिक चर्च को, क्योंकि यूकरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सैक्रेमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी चर्च और डेकार्ट की लड़ाई की, जब उसने कहा ना मैटर के अंदर कोई फॉर्म नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, हटाओ। और अरस्तु ने ऐसी गलत बोल के कहा, उस जमाने में वो जो उसकी समझ में आया उसने, वो असल में फॉर्म उस जमाने में ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और प्लेटो का शागिर्द था ना वो। यार एक बात बताऊं, खुदा की कसम एक बात बताऊं, अगर खुदा की कसम अगर अरस्तु 20 साल अफलातून के साथ ना गुजारता ना, तो दुनिया बहुत मुख्तलिफ होती। वो बेसिकली अफलातून की फॉर्म्स तो ऊपर गई थी ना, वो जमीन पे फॉर्म ले आया। पहला स्टेप यही तो था ना करने का, बेचारा क्या करे, फॉर्म को कंप्लीटली इग्नोर तो नहीं कर सकता था ना, 20 साल गुजारे ना उसके साथ, तो फॉर्म को रखना था ना अपनी थ्योरी में। ये थोड़ी सी डीप बात कर दी है, जिनको फलसफे का पता है उनको समझ में आई होगी ये बात, ठीक है। चर्च ने यूकरिस्ट को खड़ा किया हुआ था फॉर्म और मैटर की थ्योरी पर अरस्तु की। डेकार्ट ने कहा नहीं, कोई फॉर्म नहीं होती भाई, सिर्फ मैटर है और मैटर से जगह गिरता है, उसके अंदर कोई फॉर्म नहीं, डबल रोटी की कोई फॉर्म नहीं अंदर से। तो चर्च को बड़ी नफरत हो गई अपना डेकार्ट से। तो ये थी भाई डेकार्ट की फिलॉसफी और उसकी मेन चीजें। बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गया डेकार्ट। डेकार्ट के बारे में वॉल्टेयर का एक बड़ा मशहूर कॉल है कि आर डेकार्ट बॉर्न टू अनकवर द एरर्स ऑफ एंटिक्विटी, यानी एंशियंट टाइम्स की एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पैदा हुआ था, बट टू सब्सटीट्यूट विद हिज ओन, यानी वो बेसिकली आया था कि एंटिक्विटी की जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन उन एरर्स को वो अपने एरर्स के साथ सब्सटीट्यूट करके चला गया। डेकार्ट की फिलॉसफी में बहुत एरर्स हैं, जो माइंड बॉडी का उसने डुअलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर गया बाद में। तो ये बेचारा 55-56 की उम्र में मारा गया, इसको किसी प्रिंसेस ने अपने ट्यूशन के लिए रख लिया था। ये सारे जो फिलोसोफर्स होते हैं ना, ये जैसे हेगल भी किसी बड़ी फैमिली के बच्चों को पढ़ाता था, डेविड ह्यूम भी किसी बड़ी अमीर फैमिली के बच्चों को पढ़ाता था, तो इस तरह की नौकरियां पकड़ लेते हैं। इसने किसी प्रिंसेस को कहा कि मैं तुम्हें क्लासेस दिया करूंगा, प्रिंसेस ने कहा सुबह 5 बजे आ जाओ। अब डेकार्ट तो सारी जिंदगी 11 बजे उठा है, सारी जिंदगी 11 बजे उठा है, क्योंकि ये बीमार रहता था, इसको इजाजत थी 11 बजे उठने की। अभी सुबह 5 बजे सर्दियों में चलता हुआ जा रहा है, मर गया बेचारा, उसको निमोनिया हुआ, और वो ब्लड लेटिंग उस जमाने में, हालांकि ये पता चल चुका था कि ब्लड लेटिंग जो है ये कोई इतनी अच्छी इलाज नहीं है। हालांकि डेकार्ट नहीं चाहता था कि ब्लड लेट करवाए, लेकिन ब्लड लेटिंग करवाई, इन्फेक्शन हो गया और मारा गया। तो और फिर इसकी बॉडी को भी पता नहीं 3-4 दफा दफनाया, कभी यहां दफनाया कभी वहां दफनाया, बड़ी कहानियां इसकी बॉडी की। और आखिरी में जब इसकी बॉडी निकाली तो इसका स्कल भी नहीं मिला, सर गायब था। और 2-4 शहरों में, फ्रांस के पता नहीं किन किन शहरों ने इससे ऑफिशियल माफी मांगी, शहरों ने, कि हमने इसको तंग किया था। और ये वो तो बहुत बड़ी लेगेसी आज भी फ्रांस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में फिलोसफी का जब पहला क्लास शुरू होती है तो पहले क्लास से पहले इसको ट्रिब्यूट दिया जाता है, बड़ा आदमी था। तो ये था भाई लेक्चर डेकार्ट पर। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि इसकी फिलोसफी के सारे एंगल्स को कवर कर लूं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई, थोड़ा एक तो पर्सनल रीजन थे, मुझे किसी वजह से जर्मनी जाना पड़ा 2-3 हफ्ते के लिए, और फिर वापस आकर पता नहीं, दिल ही नहीं चाह रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो बनाऊं। जाने से पहले एक शेर सुनाता हूं, हमेशा की तरह मीर का शेर सुनाता हूं।
मेरे संगे मजार पर फरहाद, मेरे संगे मजार पर फरहाद, रख के तेशा कहे है या उस्ताद। यानी वो फरहाद नहीं था, वो लोक दास्तान है जो उसने वो खुदाल से वो दूध की नहर खोदी थी, तो वो जो मेरे जब मजार पर आता है, मेरी कब्र पर आता है, तो अपना भेलचा अपना खुदाल मेरी कब्र पर रख के मुझे उस्ताद बोलता है। मेरे संगे मजार पर फरहाद, रख के तेशा कहे है या उस्ताद। यार जो मीर की रवानी है ना, वो फिर किसी को नसीब नहीं हुई भाई। चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।